यस प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन। सो इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों ने अपना प्लस टू का दैट इज इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर आप लोगों ने मेरे साथ टॉपिक क्या किया, स्टार्ट किया, जिसमें लास्ट लेक्चर हम लोगों की बात सिलेबस को लेकर रही एंड प्लस एक विजन को लेकर रही कि सर मैक्रो में हमें क्या क्या टाइप ऑफ थिंग्स डिस्कस करनी पड़ेंगी एंड मैक्रो में क्या हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, क्या जो हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इकोनॉमिक इश्यूज जो हम लोगों ने प्लस वन लेवल पे क्या करे थे, डिस्कस करे थे, क्या वही लाइक ऑफ हम लोगों ने बातें प्लस टू में भी करनी है? यस, वही वेरिएबल्स, वही इकोनॉमिक इश्यूज, वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, बट उनको डील करना इकोनॉमी एज अ होल, कंप्लीट इकोनॉमी लेवल पे डिस्कस करना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? तो हम लोग सर बेसिकली जो लास्ट लेक्चर डिस्कशन कर कर आए कि टोटल 40 मार्क्स में आपको क्या मिलने वाली है मैक्रो इकोनॉमिक्स, 40 मार्क्स में क्या मिलने वाली है इंडियन इकोनॉमी, दैट इज प्योर थ्रेटिकल, जो कि हम बुक टीआर जैन में से क्या करेंगे, वर्ड टू वर्ड कवर अप करेंगे। बट नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने सिलेबस को लेकर इंट्रोडक्शन करी और मैंने ये भी कहा था जो सिलेबस आप लोग ये डिस्कस कर कर चुके लास्ट लास्ट लेक्चर में, actually this is scope of macroeconomics. One of the main question नॉर्मली जस्ट पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, जो तुम सिलेबस में चैप्टर्स पढ़ने जा रहे हो यही तुम्हारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है स्कोप। लाइक टू डील विद द नेशनल इनकम, बस उसको नाम क्या दे देंगे, थियरी ऑफ नेशनल इनकम। टू डील विद द अनएम्प्लॉयमेंट, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज कॉल्ड एज थियरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली थियोरी ऑफ जर्नल प्राइस लेवल, जिसमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को लेकर आप बात करेंगे। तो जितने भी लास्ट हमने डिस्कशन करी है वो सारी चीज आज वन टू वन आपके पास क्या आएगी, काम आएगी। क्लियर? और लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 एंड 2 मिक्सअप करने वाले हैं। दैट मीन्स मैं उसको स्कैटर नहीं करूंगा, अलग नहीं करूंगा, क्योंकि वेटेज वाइज आपके सामने था कि पहले 4 चैप्टर्स जिसको इवन नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं, पहले 4 को टोटल 10 नंबर की क्या रखेंगे, वेटेज रखेंगे, जिसमें से 6 मार्क्स का तो मिनिमम कहां से आने वाला है, फ्रॉम द नेशनल इनकम चैप्टर नंबर 3 एंड 4। तो इसीलिए स्टार्टिंग का पहला चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर वी विल स्टार्टेड फ्रॉम कहां से सर, द बेसिक कॉमन वर्ड चैप्टर 1 एंड 2। बट उससे पहले मेरी कुछ बेसिक बातों का जवाब दीजिए फटाफट एक बार। हमने प्लस वन लेवल पे एक टॉपिक डिस्कस किया था कि देयर आर सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि इस इकोनॉमी में कुछ एक्टिविटीज हैं जो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती हैं एंड दैट एक्टिविटीज आर, नंबर 1 इज कंजम्पशन, नंबर 2 इज प्रोडक्शन एंड नंबर 3 इज इन्वेस्टमेंट। अब हम कहें सर क्या वही पुरानी बातें, हम उन्हीं से नेक्स्ट आगे कहाँ जाएंगे सर, प्लस टू में जाएंगे। मुझे जस्ट अपने को वो 10 मिनट का बेस चाहिए और इसके अलावा हमें प्लस वन में से कुछ भी शायद इतना यूज ना आए, सिर्फ कॉमन बात, कॉमन बात। एंड अल्टीमेटली इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंडक्ट करने वाले जो लोग होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, दे आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक एजेंट्स, कॉल्ड एज इकोनॉमिक एजेंट्स। कई बार वन वर्ड में क्वेश्चन पूछ लेता है, हु आर इकोनॉमिक एजेंट्स? those individuals, those institution who take decision regarding the economic activities, that they basically called as economic agents. For example, consumption करने वाले को क्या कहेंगे, कंज्यूमर। प्रोडक्शन करने वाले को क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर। तो दीज आर कॉल्ड एज बेसिकली सर इकोनॉमिक एजेंट्स। हाँ, बट मैक्रो लेवल पे गवर्नमेंट का भी बहुत तगड़ा रोल प्ले। अब हमने पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी प्लस वन लेवल पे, आपने गवर्नमेंट का कोई रोल प्ले इतना नहीं पढ़ा। जस्ट एक जगह सप्लाई में जाके वन ऑफ द फैक्टर आपके पास आया था कि गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट की सब्सिडी पॉलिसी इंपैक्ट क्रिएट करती है किसके ऊपर, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। अदर देन दैट आपने गवर्नमेंट का कोई योगदान, या वो एक मार्केट इक्विलिब्रियम में वर्ड आपके पास आया था, प्राइस फ्लोरिंग, प्राइस सीलिंग, मिनिमम प्राइस फिक्स करना, मैक्सिमम प्राइस फिक्स करना, हमने जस्ट गवर्नमेंट का इतना सा रोल प्ले कहां पे पढ़ा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। बट यहां पे अब मैक्सिमम वेटेज हम किसको प्रोवाइड करेंगे सर, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी लेवल की बात चल रही है। तो इकोनॉमी लेवल पे इकोनॉमिक पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करना, फॉर्मुलेट करना, फॉरेन कंट्रीज के साथ क्या करना, टाई अप करना, ट्रेड पॉलिसीज को डिसाइड करना, टैरिफ्स, आजकल तो वैसे ही फेमस है वर्ड टैरिफ,
जो नॉर्मली यूएसए में ट्रम्प ने हर कंट्रीज के ऊपर क्या लगा दिए, टैरिफ्स लगा दिए। सर ये चीजें तो मतलब ऑल ओवर इकोनॉमी पे क्या करेंगी, इंपैक्ट क्रिएट करेंगी। अब कह नहीं रहे पर्टिकुलरली कि यूएस और चाइना की तो इकोनॉमिक वॉर चल रही है, इन्होंने उस पर टैक्स लगा दिया, उन्होंने इन पे टैरिफ लगा दिया। कॉमन सेंस, ये इकोनॉमिक वॉर होती कि कहीं ना कहीं इन चीजों का अपनी इकोनॉमी पे बहुत मेजर इम्पैक्ट है। अब सिंपल सी बात है सर, जितना वो टैरिफ लगाते जाएंगे, कॉमन सेंस, जितना वो टैरिफ लगाते जाएंगे, मेरे द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट अगर उस कंट्री में बेचना है, उससे कई ज्यादा तो टैक्स पड़ गया। अब लाइक फॉर एग्जांपल 100 रुपए की चीज बनाई, जो मैं इजिली, अगर टैक्स रेट कितना था, 20% था या 25% था, 100 रुपए वाली चीज 25% टैरिफ लगकर कितने की सेल हो जाती थी, 125 की। और नेचुरली यूएसए का कस्टमर भी अट्रैक्टेड होता था कि 125 की ठीक है, बड़ी रीजनेबल है। अब वही 25% टैरिफ 125 बन गया। 125 मतलब 100 की मेरी चीज, 100 रुपए की मेरी चीज, 125 रुपए उसके ऊपर क्या लग गया, टैरिफ लग गया। वो कितने की जाके बिकेगी वहां पे, 225। क्या कोई कंज्यूमर, क्या वहां का कोई कंज्यूमर क्या मेरे प्रोडक्ट्स को लाइक करेगा? इतनी महंगी प्रोडक्शन कौन परचेज करेगा सर, कोई भी नहीं परचेज करेगा। क्योंकि देखो कंज्यूमर का दिमाग तो वहीं पे, अगर माइक्रो लेवल पे देखें, कंज्यूमर तो नेचुरली किसको देखेगा, प्राइस को देखेगा। कि जी प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी ज्यादा ले लेंगे, प्राइस ज्यादा होगा तो क्वांटिटी कम होगी। तो इन चीजों का मैक्रो लेवल पे बहुत तगड़ा इंपैक्ट क्रिएट होता है। तो उन्हीं चीजों के साथ हम क्या करेंगे, डील करेंगे। फिर आप कहोगे सर इतनी भी क्या दिक्कत, अगर नहीं बेचेंगे तो क्या, कमाल करते सर। अगर डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई किस चीज की करोगे, एंड सप्लाई ही नहीं होगी तो प्रोडक्शन किस चीज की करोगे, प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो लोगों को काम पे रख के करेंगे क्या? इन्वेस्टमेंट फॉल करेगी, प्रोडक्शन फॉल करेगी, आउटपुट फॉल करेगी, इंप्लॉयमेंट फॉल करेगी, ऑल ओवर वो कंट्री इन द स्टेट ऑफ किस में चली जाएगी, डिप्रेशन की स्टेज में। हमने लास्ट लेक्चर एक ही बात कहा, इस पूरी इकोनॉमी को रन करने वाला, इस पूरी इकोनॉमी को रन करने वाली एक ही चीज है, दैट इज एक्सपेंडिचर। इनकम होगी तभी एक्सपेंडिचर करेंगे, बट एक्सपेंडिचर का होना सबसे ज्यादा क्या है, जरूरी है। हाँ वो बाय डिफॉल्ट इनकम होगी तभी आप क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। बट सर अगर मान लीजिए मैंने जो पैसा कमाया मैंने नेक्स्ट आगे कभी खर्च ही नहीं करा, जैसे मैं लास्ट लेक्चर आपसे बात पूछ रहा था कि सेविंग करना इज अ वर्च्यू और अ वाइस, इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? सर इट्स बोथ, इट्स बोथ। वाई? अगर बात कर रहे हो माइक्रो लेवल पे, अगर बात कर रहे हो एक इंडिविजुअल लेवल पे, सेविंग करना इज अ गुड थिंग, क्योंकि सेविंग करेंगे, सेविंग के ऊपर आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट इज योर रेगुलर इनकम, आपके लिए तो अच्छी बात है। अब नॉर्मली हम कई बार बैठे बैठे प्लान सोच रहे होते हैं कि अगर मान लो कैपिटल अच्छी हो जाए, सेविंग्स का एक फंड अच्छा बन जाए, सर इंटरेस्ट इनकम बड़ी अच्छी है। अगर कहते जी बिना मेहनत करे पर्टिकुलरली इन फ्यूचर एक फिक्स्ड इनकम जनरेट हो जाए, जो मतलब सबसे आज की मेन नीड बन चुकी। हाँ वेरिएबल इनकम तो चलती रहेगी काम कार के अकॉर्डिंग, बट एक फिक्स्ड इनकम मिलनी शुरू हो जाए ना, वो कैसे मिलेगी? मैं कैसे, सिंपल सी बात है, अगर 1 CR का एक सेविंग प्लान मैं अपना लेकर एक सेव रख दूं, एफडी करवा के रख दूं, जिसके ऊपर बैंक हर साल मुझे क्या देता रहेगा, इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट की बात करें, 7% इंटरेस्ट नॉर्मली फ्लॉट करता है, बैंक वाले एफडी के ऊपर कितना देते हैं, 7, 7.25, इससे ऊपर नहीं देंगे। हाँ सीनियर सिटीजन होंगे तो 0.5 एक्स्ट्रा, 0.5 एक्स्ट्रा, जैसे मुझे 7.25 मिल रहा है तो उनको 7.75, बीइंग अ सीनियर सिटीजन, अगर वो 60+ है। बट सर फिर भी चलो 7% भी मान लें, अगर 1 CR मेरे बैंक बैलेंस में है, 1 CR का एफडी अगर मैं करवा दूं 7% के अकॉर्डिंग टू, एक साल का कितना बना, 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए डिवाइड बाय 12 कर दें, 60 to 65,000 मंथली इनकम आप लोगों की फिक्स्ड क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। ये जो लोग पर्टिकुलर इतने इतने एक्सपेंडिचर करते हैं ना चंडीगढ़ में, ये नॉर्मली अपने लाइफस्टाइल में अपन देखते हैं कि मतलब सर कोई परवाह ही नहीं है पैसों की, उनकी सबकी मोस्टली कौन सी इनकम्स हैं सर, फिक्स्ड इनकम, या तो रेंट इनकम। अब लाइक जितने बड़े सारे शोरूम है, बेचना शोरूम है नहीं, कोई प्रॉपर्टी है बेचनी है, उनको किस पे दे दो, किराए पे दे दो।
एंड उसके ऊपर आपको क्या मिलता रहेगा, रेंट मिलता रहेगा। रेंट भी आपकी कौन सी इनकम है, फिक्स्ड इनकम। या उनके पास कैपिटल बैलेंस इतना ज्यादा सेव हुआ पड़ा है, मतलब अपनी सेविंग्स उनके पास इतनी पड़ी हैं जिसके ऊपर मंथली इंटरेस्ट इनकम बड़ी अच्छी मिल रही। तभी तो हम लोग हमेशा वर्ड का यूज करते हैं कि सर स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जितना सेव कर सको कर लो। क्यों, जितना कैपिटल बैलेंस आपके पास इकट्ठा हो गया, आपको फिक्स्ड इनकम ही बैठे बैठाए बहुत मिली जाएगी। एंड ड्यूरिंग द टेन्योर काम करते रहना, वहां से भी इनकम आपको जनरेट होती रहेगी। तो इससे हम अपना फ्यूचर क्या कर पाएंगे, सिक्योर कर पाएंगे। अब ये सारी बातें तो आपने कहां तक पढ़ी, जब ये बात चल रही थी माइक्रो लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे। नाउ टेक दिस सिनारियो फ्रॉम द इकोनॉमी पॉइंट। अगर इकोनॉमी में हर पर्सन ही क्या करने लग गया, सेविंग करने लग गया, ये सोच सिर्फ आपकी थोड़ी है, ऑल ओवर इंडिया। अब अपने जैसे आपको ये आइडिया पसंद आया होगा कि हाँ बात तो सही है, कि एक बार अगर इतनी कैपिटल इकट्ठी हो जाए, इतनी सेविंग्स आप जनरेट कर दे, तो मंथली मंथली इनकम, मतलब यू आर एडिंग टू योर प्रोस्पेरिटी। आप अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए हर पर्सन सेविंग करेगा। सर पॉइंट वही तो है, हर पर्सन सेविंग करेगा। अगर हर पर्सन सेविंग करने लग गया तो इकोनॉमी चलेगी कैसे। मैं व्हाट डू यू मीन, चलेगी क्यों नहीं। कहते सर मेन इकोनॉमी सेविंग से नहीं चलती, इकोनॉमी चलती किससे है, कंजम्पशन से, एक्सपेंडिचर से। आपके द्वारा कमाया गया पैसा अगर नेक्स्ट आगे खर्च नहीं किया जाएगा, तो ये जो इकोनॉमी का सर्कल है, ये कभी ना कभी तो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। कभी ना कभी तो क्या होगा। आप सिंपल सी बात, आप मुझे फीस पे आउट कर रहे हो, मैं कौन सा उसको सदा रखूंगा। मेरी अपनी डिमांड्स है, मेरे अपने खर्चे, इसका रेंट पे आउट करना है, नॉर्मल एक्सपेंडिचर पे आउट करने हैं, सैलरीज पे आउट करनी है। ये भी तो अपना इनकम का फ्लो है। मेरे पास पैसे आएंगे तो नेक्स्ट आगे पैसा मैं बांटूंगा, मेरे पास इनकम नहीं आएगी तो आगे भी क्या बांटूंगा। कहते बट इससे क्या फर्क पड़ेगा आपके सेव करने से अकेले। मैं क्या, बात अकेले की नहीं है, यहाँ बात मैक्रो लेवल पे चल रही है, पूरी इकोनॉमी लेवल पे चल रही है। ये जो सोच है, सेविंग करना इज अ गुड थिंग, ये सिर्फ तुम्हारी अकेले की थोड़ी है। ये सेविंग्स की बात तो फिर नेचुरली पूरे इकोनॉमी लेवल पे चलेगी। और अगर हर पर्सन ऐसे कट लगाने लग गया अपनी इनकम में से, सेम पार्ट ना खर्च करते हुए कुछ पार्ट सेविंग कुछ पार्ट खर्च करना, अगर ऐसे करने लग गए, तो नेचुरली ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कभी ना कभी तो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। तभी तुम मार्केट में वर्ड यूज करते हो कि कभी तो मार्केट में जी मनी सप्लाई बहुत तेज होती है, कभी मार्केट बिल्कुल ठंडी पड़ी होती है। उसका कारण क्या है सर, यही चीज है। एंड आपने इम्पैक्ट देखे होंगे, पर्टिकुलरली इतना तो अपने फैमिली सर्कल में भी देखा होगा कि कभी कभी पैसों की तंगी आ जाती है, शॉर्टेज आ जाती है। उस शॉर्टेज का कारण क्या है, ऑल ओवर सर्कल डिले जाना। अब लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ कोरोना टाइम पीरियड। कोरोना टाइम पीरियड में पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा क्रेज किस चीज का हो गया, क्योंकि देखो लॉकडाउन होने के कारण इनकम हो गई बंद, कुछ बंदों को तो सैलरी भी नहीं मिली, काम से ही निकाल दिया गया। एक कॉमन सेंस है, जब इंप्लॉयर का काम नहीं चलेगा, इंप्लॉय को सैलरी कहां से देगा। मैंने मान लो 10 बंदों को आगे रखा हुआ है, जब मेरा सामान आगे बिक नहीं रहा, मैं सप्लाई किस चीज की करूंगा। और जब डिमांड ही नहीं होगी, तो मैं प्रोडक्शन भी क्यों करूंगा। जब मैंने प्रोडक्शन करनी ही नहीं है, तो मैं एम्प्लॉयज को रखूंगा ही क्यों, मैं इन्वेस्टमेंट भी क्यों करूंगा। मतलब ये तो ना सर्कल इकोनॉमी लेवल पे चलता ही ठीक है, आगे को बढ़ता ही ठीक है। अगर कहीं पे भी ब्रेक लगी, कहीं पे भी किसी ने कट डाउन लगाया, ये बैक घूमना शुरू हो जाएगा। एंड बैक मतलब आप तेजी की ओर नहीं, मंदी की ओर आना शुरू कर देंगे, डाउनवर्ड आना शुरू कर देंगे। इन द स्टेट ऑफ, वर्ड बोलते हैं रिसेशन, इन द स्टेट ऑफ डिप्रेशन, वो ट्रेड साइकिल तेरे रिवर्स हो जाएंगे। बट हमने सर एक चीज नोटिस करी है, मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं रहती। इट्स लाइक अ हार्ट बीट, देखा ना, अगर हार्ट बीट सीधी हो जाए तो गया बंदा। वही चीज है कि मार्केट भी कभी अपनी कंडीशन स्टेबल नहीं रख सकती। मार्केट में ऑलवेज आपके ट्रेड साइकिल क्या होंगे सर, वही चलते रहेंगे। सबसे पहले टाइम पीरियड कौन सा आता है जी, बूम पीरियड। बूम दैट स्टैंड्स फॉर पैसा ही पैसा, मार्केट में पूरी तेजी। जैसे आप देखते नहीं फेस्टिवल्स के टाइम पे, लोग भर भर के पैसा खर्च कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं दबा के, जैसे दिवाली। एंड फॉरेन के केस में अगर बात करें, न्यू ईयर, क्रिसमस,
वो लोग वहां पे खर्च करना, जितना ज्यादा खर्च होगा उतनी दूसरों की इनकम बनेगी, एंड उस इनकम से वो अपना खर्चा करेंगे, एंड जिस जिसको भी ये चलता जाएगा हर पर्सन उसमें से क्या करेगा, इनकम स्पेंड करेगा। सो दैट्स हाउ मैक्रो लेवल पे थिंग्स आर सो कनेक्टेड कि आपने अगर जरा सा भी एक पॉइंट पे चेंज करा, एक पॉइंट पे भी जरा से आपने क्या करा, चेंज करा सर, उसका इम्पैक्ट ऑल ओवर द इकोनॉमी आपको देखना पड़ेगा। एंड ये भी नहीं पता, माइट भी उसमें फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व हो, दूसरी कंट्रीज का भी इम्पैक्ट पड़ रहा हो। सो इसीलिए इसीलिए मैक्रो लेवल पे जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाती हैं बाय द गवर्नमेंट, बाय आरबीआई, बाय सेबी, द वेरियस इंस्टीट्यूशंस, सेबी स्टैंड्स फॉर, सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या करता है, विजिलेंस रखता है। ये सारी चीजें सोचकर चलनी पड़ती हैं। अगर इमोशनल होकर चलने लग जाएं फिर तो सर इंडिया क्या किस पोजीशन पे हो हमें खुद नहीं पता। तभी तभी बैक एंड पे इकोनॉमिस्ट की ऑलवेज देयर इज अ नीड, देयर इज अ नीड। अगर हम कहते हैं जी मोदी जी अपने आप में डिसीजन ले रहे हैं, वो नहीं ले रहे, उनके बैक एंड पे 10-20 दिमाग फिर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट फिर रहे हैं, जो उनको सुजेस्ट करते हैं कि सर अगर आप ये एक्शन करोगे तो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड इस चीज का ये इंपैक्ट आएगा, कंसिडरिंग ऑल द थिंग्स। फिर वो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन अपने आप में क्या करते हैं, टेकअप करते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली थोड़ी कर देंगे कि आज मेरा मन कर रहा है पाकिस्तान से ये डीलिंग कर लो, चाइना से ये डीलिंग कर लो। ये नहीं है, हर चीज सोचने के बाद, कंसिडरिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन द मैक्रो लेवल, कि पूरी इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, दैट इज द थिंग। क्लियर, लिखिए चैप्टर 1 हेडिंग दीजिए, इसको अपन चैप्टर 1 कह लो, चैप्टर 1 एंड 2 इकट्ठा कह लीजिए। कई सारी नई चीजें, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स अपने पास लिखने को आएंगे। एंड सर कुछ ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, जैसे लाइक मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, हम जस्ट उसका एक डिफरेंस, माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस जो ऑलवेज आप लोग यूज करते आए हैं, जस्ट उतना सा ही क्या करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमें एक बार तो नोट डाउन करना पड़ेगा। क्लियर, इग्नोर नहीं कर सकते, शायद में भी 1 मार्कर में, एमसीक्यूज में कहीं काम आ जाए, इतनी सी वेटेज है। अगर मैं तुझे कह दूं कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस बताओ, आज सुन लो, आएगा नहीं। ये चीजें थोड़ी पूछेंगे, पूरी इकोनॉमिक्स में बहुत पूछ पड़े, बट हमारे सिलेबस का पार्ट है तो एक बार रिकॉल करने में कुछ भी नहीं जाएगा। लिखिए जी, सबसे पहले हेडिंग दीजिए, चैप्टर 1 एंड 2 इकट्ठे ही। मेरी जो नोटिंग है वो वन शॉट में ही कंप्लीट करेंगे, मतलब जो 6-7 लेक्चर्स हमारे होने वाले हैं, दैट इंक्लूड चैप्टर 2 एज वेल। तुम्हारी बुक के लिए वो 2 चैप्टर्स हैं, नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन, नंबर 2 इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो। तो हम बातें करने लगे हैं, मिक्सअप बातें चलेंगी, तो हम इसको 1 एंड 2 इकट्ठा लिख रहे हैं। बट हाँ, आई अश्योर यू एवरीथिंग विल बी कवर्ड, आपका कंटेंट इसमें क्या होगा, प्रॉपरली कवर्ड होगा, नथिंग टू बी लेफ्ट। क्लियर, चलिए इसको सर हम देते हैं वर्ड नाम इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन हाइफन लगा के, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। लो जी लिखिए, इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन में द सब्जेक्ट मैटर, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स falls in falls in two main branches। क्या सबको विजिबल है, बताओ जी, दिख रहा है सबको, इन टू मेन ब्रांचेस, नेमली। अब इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने लगे हैं सर, स्टार्टिंग तो ऑलवेज कहां से होगी, माइक्रो एंड मैक्रो। जो इसकी 2 ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस तो ऑलवेज 2 ही रहेंगी। हाँ, इनमें कॉन्सेप्ट आगे काफी वाइड है। अब मैं कह दूं जी, क्या मैक्रो के सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे +1 लेवल पे दिए गए, हमने सॉरी +2 लेवल पे, हमने तो +1 में भी माइक्रो कंप्लीट नहीं पढ़ी अभी। उसमें भी जैसे मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ मार्केट में अलग से आपको पढ़ाया था, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, द अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अभी सर उसके अलावा और भी कुछ पेंडिंग है। ये +1 का तो एक बेसिक लेवल था माइक्रो का, एंड सेम मैक्रो का भी। जो टॉपिक्स आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, दिस विल बिकम बेस फॉर योर ग्रेजुएशन।
कल को जब ग्रेजुएशन लेवल पे जाएंगे, द हायर कोर्सेज में जाएंगे, इतना तो आएगा ही आएगा, इससे ऊपर भी आएगा। वहां पे थोड़ा एडवांस लेवल पे कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे, द थियरीज। लाइक यहाँ पे हम जो डील करेंगे, हम दो बेसिकली इकोनॉमिस्ट, टाइप ऑफ इकोनॉमिस्ट में डील करेंगे। वन इज द क्लासिकल स्कूल, द ओल्ड स्कूल जिसको वर्ड बोलते हैं, द ट्रेडिशनल थॉट्स, लाइक एडम स्मिथ, जो पुरानी बातें करते थे। और एक द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, द केन्जियन थियरी, द मेन थियरी, जिसके अकॉर्डिंग टू आप ये इकोनॉमिक्स में क्या करेंगे, डील करेंगे कि सर आज की डेट में वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट नहीं चलते जो पुराने इकोनॉमिस्ट सोचा करते थे। हाँ, वो किसी टाइम पे उनका बिलीफ चलता था, किसी टाइम पे उनकी सोच सही थी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, बट वो बिलीफ हमने गलत होते हुए देखा। द वेरियस न्यू इकोनॉमिस्ट में द मेन इकोनॉमिस्ट जे एम केन्स, द केन्जियन थियरी के नाम से जो जाने जाते हैं, क्लियर, लॉर्ड जे एम केन्स, द फादर ऑफ, सारी चीजें लिखेंगे कि उनके अकॉर्डिंग टू जो हम थियरी पढ़ने वाले हैं कि सर आप मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करो ना, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में आप क्यों बातें कर रहे हो। उनके तो थॉट्स ही बड़े अलग थे, जो मैं लिखवाऊंगा क्लासिकल का थॉट क्या था एंड केन्जियन का थॉट क्या है। तो आपको पहला टॉपिक तो इसी चीज के ऊपर है, सिर्फ इसी बात के ऊपर है कि आप जो नेक्स्ट आगे पर्सपेक्टिव में जाने जा रहे हैं, माइक्रो मैक्रो छोड़ो, मैक्रो को भी पढ़ने के दो पर्सपेक्टिव हैं। वन इज एज पर द ओल्ड स्कूल, दैट इज ट्रेडिशनल, और एक एज पर द मॉडर्नाइज अप्रोच, एज पर द केन्जियन, द केन्स थियरी। क्लियर, पढ़िए। नेमली नेक्स्ट आगे लिख कॉमा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको कुछ बातें लिटरली जो कंटेंट के अकॉर्डिंग बताऊंगा, और जो भी डिस्कशन हम लोग ऑरली कर रहे हैं ना, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, पर्टिकुलरली अगर क्लास में आप प्रेजेंट भी है ना, सिर्फ ऑरली भी एटलीस्ट आप सुन रहे हैं मेरे साथ साथ, आपके आधे क्वेश्चन पेपर के नॉर्मली ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि मेरे माइंड में तो बैक एंड पे जब बात आपको बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स घूम रहे हैं कि वहां पे उस सेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैं पहले ही आपको वो केटर कर रहा हूँ, पहले ही आपको वो सर्व कर रहा हूँ, सो दैट कि जब कल को आप क्वेश्चन देखोगे, जब पेपर उठाकर देखोगे, सर ये तो वो है, आंसर आपके ऑरली चल रहे होंगे, वो इन्हीं में से निकलेंगे। हम कहते हैं नहीं, द क्लासरूम डिस्कशंस आर द मेन डिस्कशंस, कि जो वन टू वन, इसीलिए कहता हूँ पार्टिसिपेट करो, जो पूछ रहा हूँ उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, सही करने ही बैठे हैं, गलत करने को थोड़ी। बट एटलीस्ट आपकी जो वो गलत थिंकिंग है, आपका जो वो गलत सोचना है उस पॉइंट को लेकर, वो यहीं सही हो जाए, पेपर में नहीं। पेपर में गलत करें फिर जाके पता लगे, इट्स बेटर कि इस रूम में वो बेटर है कि चीजें रेक्टिफाई हो जाएं, ताकि पेपर में जब भी बैठो, जब भी कोई एग्जाम दो, वहां पे चीज हमेशा सही आए। क्लियर, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, फुल स्टॉप लिखिए। लॉर्ड जे एम केन्स, जे एम केन्स, इनका अगर पूरा नाम देखा जाए, लॉर्ड, लॉर्ड तो मतलब एक रिस्पेक्टेबल वर्ड है इनके लिए जो यूज किया गया है, जैसे कहते हैं भगवान, कि इकोनॉमिक्स के तो मतलब ये परमात्मा माने गए, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के, हाँ ट्रेडिशनल के नहीं, मॉडर्न, द मॉडर्न अप्रोच के ये क्या माने गए हैं सर, मतलब लॉर्ड अपने आप में, कि इनसे ऊपर कोई नहीं हुआ जी। इनकी जो थियोरीज हैं वो नेक्स्ट लेवल अपने आप में प्रूव हुई हैं, और आज भी वही चलती जा रही है। दैट इज वाई इतना बड़ा दर्जा दिया, इतनी बड़ी रिस्पेक्ट उनको प्रोवाइड करी। हम कोर्ट में नहीं कहते जजिस को माई लॉर्ड, मेरे परमात्मा, क्यों, उसकी हाथ में तो सब कुछ है, उसने जरा से भी कलम फेर दी, भांग देंगे। समझे ना पॉइंट, तभी तो इतना रिस्पेक्टेबल, योर ऑनर, अपने को वर्ड कुछ और योर ऑनर के बोल रहे हैं, योर ऑनर, माई लॉर्ड, ठीक है ना, वो इस तरह के मतलब रिस्पेक्टेबल वर्ड्स जैसे यहाँ पे। अब जे एम स्टैंड्स फॉर जॉन मायनार्ड, क्लियर, जो इसकी मतलब अगर मैं इसको ब्रैकेट में मेंशन करूं, दैट इज जॉन मायनार्ड केन्स। लॉर्ड जे एम केन्स, कॉमा, एन एमिनेंट, eminent economist, eminent economist, has played, has played an important role in the development
of economics, full stop. He is called, inverted commas में, the father of modern economics, modern macroeconomics. फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रोइकोनॉमिक्स, वो बेसिक इकोनॉमिक्स में जिन्होंने लॉन्च करी, जहां से मतलब ये थॉट चला इकोनॉमिक्स को लेकर, दे आर द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बट ये दे आर फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जैसे कहते नहीं, एक ब्रांच में डील करना, ये उसमें फेमस हुए। वो तो रॉबर्ट मार्शल जो पुराने, वो तो मतलब हैड है काइंड ऑफ, जिन्होंने इकोनॉमिक्स लॉन्च करी, बट उनके बिलीफ धीरे धीरे मतलब जो है ना फेड आउट होने शुरू हुए। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत थे, वो अपने आप में सही थे, पर जिस तरह से इकोनॉमी डे बाय डे क्या कर रही है, डेवलप कर रही है, चेंजेस ले रही है, और डायनामिक एनवायरनमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमने उन्हीं बिलीव्स को कहीं ना कहीं गलत होते हुए देखा एट द मैक्रो लेवल। तब जाकर इन्होंने 1930 में, जब थोड़ा सुन ही लो कि ये मतलब कहाँ से ये बात आई है, केन्जियन थियरी मतलब कहाँ से अपने आप में जन्म लिया इसने। सर, जब ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 हुए, जब यूएसए में, द कंट्रीज में मेन, जब ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 हुआ, कि मतलब द थिंग्स गॉट टू मच वर्स्ट, कि जिसको कहते हैं ना डिप्रेशन, हमने 4 स्टेजेस पढ़ी। नंबर 1 बूम, देन रिसेशन, देन डिप्रेशन, एंड फाइनली रिकवरी। ये सबसे मुश्किल चीज होती है, डिप्रेशन की स्टेज से बाहर लेकर आना किसी भी इकोनॉमी को। नहीं तो वो दलदल है, गई तो है, उसको वापस वहां तक लेकर आना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। और जो क्लासिकल्स का बिलीफ था, क्लासिकल्स का जो पुराने, इसमें सभी आ गए थे, सभी, पीगू, रिकार्डो, जितने भी मतलब बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं, बट वो ट्रेडिशनल सोच वाले थे। उनका मानना ये था, गवर्नमेंट का कोई रोल प्ले नहीं, कि गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं है इन द एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, दीज डिसीजंस विल बी टेकन बाय द मार्केट फोर्सेस। मतलब उन्होंने तो ओपन फ्रीडम बिल्कुल किसको प्रोवाइड कर दी, मार्केट फोर्सेस, कि डिमांड सप्लाई अपने आप करेंगी, जो कुछ भी करेंगी, गवर्नमेंट को बीच में आने की जरूरत नहीं। चलो ठीक है, अब आपका मानना जो मर्जी। जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन हुए, इकोनॉमी को उस दलदल से बाहर निकाल कर लाने की बात हुई, अब सब पीछे हट गए। क्योंकि क्लासिकल्स का थॉट तो क्या था, कि गवर्नमेंट की तो नीड ही नहीं है, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की नीड ही नहीं है, मार्केट फोर्सेस अपने आप इक्विलिब्रियम क्या करेंगी, अचीव करेंगी। और अगर कभी डिसइक्विलिब्रियम होगा भी, अगर कभी डिसइक्विलिब्रियम होगा भी, वो वेरी शॉर्ट लिव्ड होगा, ऑटोमेटिकली रेक्टिफिकेशन हो जाएगी, एंड सिचुएशन करेक्ट पोजीशन पे अपने आप चली जाएगी। मतलब इतना बड़ा बिलीफ, इतना बड़ा बिलीफ जो पुराने ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट का था। फिर जाकर वही 1929 और 30 में जब डिप्रेशन हुए, तब जाकर इनकी थियोरी आई। कहते अब कहां गए तुम्हारे बड़े बड़े मार्केट फोर्सेस वाले। एक सिंपल सी बात बताओ, मेरा सिंपल सा पॉइंट बताना। सर, जब मार्केट डूब रही होती है, पर्टिकुलरली जब आपकी कोई भी इकोनॉमी डाउनवर्ड जा रही होती है, क्या तुम्हारा जैसे कोई प्राइवेट इन्वेस्टर, अपने जैसा कोई प्राइवेट इन्वेस्टर, क्या उस इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करेगा? ये बताओ। अब इन दिनों स्टॉक मार्केट पूरी लाल हुई पड़ी है। स्टॉक मार्केट इतनी ज्यादा, पहले तो कह रहे थे करेक्शन पे है, करेक्शन पे है, सही होगी, सही होगी, कहाँ सही होगी? ऑल ओवर द वर्ल्ड लेवल पे कोई ना कुछ चेंजेस हो जा रही है। कभी वो यूक्रेन वाले नहीं हट रहे, इधर से अब ट्रंप लग गए, इनका कुछ ना कुछ मैटर चली जा रहा है। अब जितनी वर्ल्ड वाइड गोल्ड की मार्केट जो इतनी पेनिट्रेट हुई है, उसका कारण कौन है? यही लोग। कभी कह देते हैं जी गोल्ड सस्ता होगा, उस दिन से उल्टा बढ़ना शुरू हो गया, 96 भी क्रॉस कर गया, 96 तक भी टच कर गया। मतलब समझ ही नहीं आ रहा इकोनॉमी में चल गया। तो जब मार्केट क्रैश करती है, तो अल्टीमेटली सर कौन प्राइवेट इन्वेस्टर है जो अपना पैसा वहां पे इन्वेस्ट करेगा? कोई भी नहीं करेगा। वहां पे सिर्फ एक ही पर्सन है जो इस इकोनॉमी को दलदल से बाहर ला सकती है, एंड दैट पर्सन इज ओनली गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ने भी जस्ट जस्ट एक हौसला देना होता है।
हल्का सा कोई इन्वेस्टमेंट बूस्ट करना होता है, इतने में मार्केट दोबारा उठ जाती है, एंड आगे प्राइवेट फोर्सेस अपने आप दोबारा फिर संभाल लेती है। पर बात ये है ना, जिस दिन डिप्रेशन में थी उस दिन बाहर कौन लेकर आया, उस दिन किसने सपोर्ट करी, उस दिन बैक एंड पे इकोनॉमी को किसने संभाला, इसको रिकवरी की स्टेज में कौन लेकर आया, गवर्नमेंट ही लेकर आई है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, 500 करोड़ का यहाँ, 4000 करोड़ का यहाँ, 3000 करोड़ का यहाँ, मार्केट में पैसा आ गया, हल्का सा बूस्ट मिलने की देर होती है। और गवर्नमेंट फॉर द सेक ऑफ, एक बार बताओ, क्या प्रॉफिट मोटिव के लिए करेगी? गवर्नमेंट किसके लिए करती है काम? सोशल वेलफेयर के लिए, कि चल एक चिंगारी सी लगा दो, बाकी तो मार्केट फोर्सेस अपने आप उठा लेंगे। क्यों? फिर तो बात फैलने की देर होती है कि लो जी मार्केट में पैसा आ गया, आगे से आगे रोटेट, आगे रिकवरी स्टेज, रिकवरी से फिर दोबारा किसमें चले जाएंगे, बूम पीरियड में। दैट हाउ इट वर्क्स। इस तरह से आपकी इकोनॉमी वहां पे चलती है। और क्लासिकल्स जो पुराने वाले थे, जो पुरानी सोच रखते थे, वो तो बिल्कुल पीछे हट गए। वो कहते जी अल्टीमेट हमें तो गवर्नमेंट की कोई नीड ही नहीं है, क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, हम खुद देखेंगे, मार्केट फोर्सेस खुद देखेंगे। कहते फिर निकाल लो ना खुद इकोनॉमी को बाहर, फिर गवर्नमेंट से मदद क्यों मांगते हो? इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट का सहारा क्यों लेते हो? कर लो फिर अपने आप। दैट इज वाई डे वन से, देख ये चीज कब लॉन्च हुई, 1930 में। तब से आफ्टर दैट, चलो अभी तो ब्रिटिश टाइम पीरियड गोइंग ऑन था, 1947 में हमें क्या मिली, इंडिपेंडेंस मिली। उसके बाद से हमने इकोनॉमी ही कौन सी रखी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मींस जहां पे फ्री इकोनॉमी प्लस सेंट्रली प्लान, कि जहां पे पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी दोनों मिलकर काम करेंगे, अपना अपना काम करो। बट यस देयर इज अ नीड, जो इनका मानना था, यस देयर इज अ नीड, कि भाई नीड होती है, गवर्नमेंट के बिना काम नहीं चलेगा। मतलब मैं आप कह रहा हूं, अभी भी एट प्रेजेंट पर्टिकुलरली, आप ये जो गवर्नमेंट वाला सिस्टम है खत्म कर दो, प्रजातंत्र कर दो, जो नॉर्मली हम लोग करते हैं पर्टिकुलरली, कि लोगों को चलने दो जैसे चल रहे हैं। क्या तुम समझते हो कि ये इकोनॉमी चल पाएगी? अगर लोगों को बिल्कुल कमांड दे दी जाए ऑल ओवर इंडिया, गवर्नमेंट का कोई डर ही नहीं है, जबकि गवर्नमेंट है, डर तो नहीं है, लोग तो नहीं मान के राजी। अगर गवर्नमेंट बिल्कुल ही ना हो, सरकार बिल्कुल ही ना हो, या सिस्टम खत्म हो कि जिसके मन में जो आए वो करो, फिर मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकता सर इंडिया जिएगा भी। पता ही नहीं क्या होगा क्या नहीं। हम तो कह रहे हैं गवर्नमेंट है, उसका भी भाई अपना रोल प्ले है, चाहे कम है, कम से कम कोई डर तो है। कम से कम ये तो है कि हाँ सरकार है ऑल ओवर इंडिया जो इस चीज को क्या कर रही है, मैनेज कर रही है। नहीं तो ठीक है, 150 करोड़ की आबादी है, जो मर्जी करो, जिसके मन में है जो मर्जी करो। तो दैट इज द थिंग कि हमने ये बिलीफ, हमने इनकी वर्किंग, जो ओल्ड स्कूल वाली थी, जो ट्रेडिशनल स्कूल वाली जो चल रही थी, हमने इनके बिलीफ गलत होते हुए देखे हैं, और लाइव देखे हैं। 1929 में डिप्रेशन हुए, आपके आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। मैं कल ले आओ ना मार्केट फोर्सेस, अब कर लो डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग, अपने बराबर कर लो। अब क्या हो गया, तो जाकर ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स वर्ड यहाँ पे लॉन्च हुआ कि सर ये बिलीव गलत है। ये वन मार्कर में क्वेश्चन पूछेगा कि क्लासिकल्स का जो थॉट था, क्या वर्ड समझ रहे हो, क्लासिकल्स? क्लासिकल्स मतलब द ओल्ड इकोनॉमिस्ट, द ट्रेडिशनल थॉट वाले जो थे, इनका बिलीफ कब तक चला? बिलीफ मतलब, थियोरी, आइडियोलॉजी, इनके अकॉर्डिंग टू जो थिंग्स थी, वो कब तक वर्कआउट करी? सर 1930 तक, या 2930 तक, जो भी कह लो। और जैसे ही 1929 का डिप्रेशन आया, ये तो कहीं साइड पे गए, और एंट्रेंस किसने ली, एंट्री किसने ली? द केन्जियन थियोरी, द लॉर्ड जे एम केन्स। क्लियर? वहां से ये बात चली आगे। नेक्स्ट लिखिए जी। ही ही रोट अ बुक, ही रोट अ बुक ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स, he wrote a book on macroeconomics named, इन्वर्टेड कॉमर्स में, जर्नल थियरी, जर्नल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट
employment, comma, interest and money, and money, published in published in 1936. Full stop. Paragraph change. अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, थोड़ी काम की बातें और कर लें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ने को क्या मिलेगा. अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स वी ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब जैसे कल भी मैंने बात बताई कि सर हम माइक्रो लेवल पे भी इकोनॉमिक्स पढ़कर आए, बट वहां पे मेरी जो प्रॉब्लम्स थी वो बहुत छोटे लेवल पे. और मेरा जो प्रॉब्लम थी ना माइक्रो लेवल पे, दैट इज जस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. एक पॉइंट यहां भी वही है, प्रॉब्लम यहां भी वही है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. पॉइंट है कि चेंज नहीं कुछ भी हुआ, बट वो हम डील कर रहे थे बिल्कुल माइक्रो लेवल पे. अब डील करना है किस पे? मैक्रो लेवल पे. पहले तुम सिर्फ एक पर्सन के रिसोर्सेज की बात करते थे, अब मैं पूरी कंट्री के रिसोर्सेज की बात कर रहा हूं कि उसको यूटिलाइज कैसे करना है, एलोकेट कैसे करना है, कि मैक्सिमम प्रोडक्शन कहां से निकाली जाए जिससे जीडीपी ग्रोथ हो, अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव किया जाए, ताकि मेरे जितने लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, रेजिडेंट्स हैं, काम धंधा तो हो. अब आप देखते नहीं, जिस बंदे के पास काम धंधा नहीं है, इनकम नहीं है, एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? सर सर्वाइवल के लिए. खर्च करेंगे तभी जिएंगे, खाना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ. अब एक्सपेंडिचर तो फिक्स्ड है, वो तो करना पड़ेगा. इनकम मेरे पास है नहीं. अब ऐसा पर्सन किस कैटेगरी में फॉल करेगा? पॉवर्टी में. अब गरीबी होगी तो देश का बुरा हाल तो होगा ही होगा, चोरी डकैती भी होगी, ठीक है ना, गलत काम भी होंगे. तो ये चीजें इंटर रिलेटेड. एक जो आप इंडियन इकोनॉमी में टॉपिक पढ़ते हो या तीन चार टॉपिक से इकट्ठे आते हैं, द करंट इश्यूज, कि इनके कारण अगर हल्की सी भी कहीं प्रॉब्लम जनरेट होती है. तभी मैंने कल आपको एक पॉइंट बताया कि हु इज द प्रॉब्लम सॉल्वर एट द मैक्रो लेवल? इनकम. लोगों के हाथ में इनकम होगी ना, ये अपना काम, अपनी फैमिली, अपनी जनरेशन अपने आप ही सुधार लेंगे. ये अपना लिविंग स्टैंडर्ड तो बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, साथ में अपने आसपास के रहने वालों का भी. और ये फर्क हमने देखे कि सिंपल सी बात ही, मैक्रो लेवल पे अगर तुमने इनको सॉल्व करना है, इन प्रॉब्लम्स को खत्म करना है, जस्ट ओनली वन वर्ड, इनको पैसा कमाने लगा दो. अब जो बंदा अच्छी वाली अर्निंग कर रहा है, बढ़िया उसका गुजारा हो रहा है, डिमांड्स उसकी पूरी हो रही हैं, वो गलत काम क्यों करेगा? उल्टा वो कंट्रीब्यूट कर रहा है. वो कंट्रीब्यूट कर रहा है किसमें? कंट्री की जीडीपी ग्रोथ में. बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज, बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स, बाय रेंडरिंग द सर्विसेज. दैट इज कॉल्ड कि उल्टा सर इनका विजन चेंज करो, इनको काम धंधे पे लगाओ. इनको काम मिलेगा, चार पैसे कमाएंगे, अपने आप अपनी डिमांड्स पूरी करेंगे. नहीं तो फिर ठीक है जी, ये जो ट्रैफिक लाइट्स पे मांगने वाले होते हैं फिर रहेंगे रहेंगे. अब मोस्टली गवर्नमेंट लेवल पे जो प्रॉब्लम आती है, जो आज की डेट में इंडिया में हम बात करते हैं, हर कोई पर्सन ना, जैसे आज की डेट में हर कोई पर्सन या यंग जनरेशन, मोस्ट ऑफ द पीपल इंप्लॉय बनना चाहती है, इंप्लॉयर कोई नहीं बनना चाहता. अब एक कॉमन सोच देख, फिर क्या ये सिर्फ तेरी सोच है? यही किसके माइंड में चल रहा होगा ऑल ओवर इंडिया? हर बंदा इंप्लॉय बनना चाहता है कि मेरे को बस फिक्स्ड लगा लगाया महीने की सैलरी मिल जाया करे, कि मैं काम करने जाऊं, मेरे को अपने काम की चिंता ना हो, क्लाइंट क्लूंट वो अपना ढूंढे जैसे भी है, बस मेरे को जो मेरा मालिक कहेगा करने के लिए मैं कर दूंगा. मेरे को महीने का 50,000 दे दिया करे, मेरे को महीने का 1 लाख रुपए दे दिया करे. हर पर्सन की सोच ना इजी मनी हो गई, शॉर्ट मनी, कि कहीं ना कहीं से पैसे बन जाए. बट अगर हर कोई पर्सन एम्प्लॉय बनेगा तो एम्प्लॉयर कौन बनेगा? एंड अगर एम्प्लॉयर ही नहीं होगा, जब कोई काम करने वाला ही नहीं होगा, काम नया सेटअप करने वाला, फैक्ट्री लगाने वाला, नई इंडस्ट्री लगाने वाला वही नहीं होगा, तो जॉब कहां से आएगी? एंड वही बेरोजगार लोग, वही यंग जनरेशन एक्सपेक्ट करेगी किससे? गवर्नमेंट से. होता नहीं, जब भी मान लो कोई कैंपेनिंग होती है, गवर्नमेंट कोई इलेक्शंस वगैरह के लिए, हम सरकारी नौकरियां देंगे युवाओं को, 2 लाख नौकरियां बांटेंगे, इतने बांटेंगे. कहाँ बांट दोगे यार, सब फेक है, सब झूठ है. कहां से दे देंगे? तू आज की डेट में ये बता, गवर्नमेंट सेक्टर काम ही कितना कर रही है? गवर्नमेंट सेक्टर, बता कौन सी तेरी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री मिले जो है गवर्नमेंट के थ्रू चल रही हैं? गवर्नमेंट तो करप्शन के कारण खुद खाई पड़ी है, खुद खाई पड़ी है.
और आप उम्मीदें रख के बैठे हो किससे? गवर्नमेंट से, कि गवर्नमेंट हमें क्या देगी? एम्प्लॉयमेंट देगी। कहाँ से दे देगी यार? झूठे बात है, कोई नहीं देगी। तभी तो गवर्नमेंट ने आजकल पता क्या कर दिया? स्टार्टअप स्कीम शुरू कर दी कि जी हमसे तो कुछ नहीं हो पा रहा, एटलीस्ट हम आपको बढ़ावा देंगे, सब्सिडीज वगैरह देंगे। आपके पास अगर कोई अच्छा विजन है, काम करने का विजन है, जिससे तुम 4 लोगों को आगे काम पे रख सकते हो, आप अपना स्टार्टअप शुरू करो। आजकल तो बड़ा ट्रेंडिंग वर्ड है। हर कोई पर्सन, सर मैंने अपना कोई एक स्टार्टअप शुरू करा, दैट मीन्स मैंने कोई अपना एक नया वेंचर नया शुरू करा। अब एटलीस्ट आप मेरे पे एग्जांपल लगा के चलो, अगर मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉयर की तरह बैठा हूं, तो आगे 10 लोगों को काम तो दे रहा हूं। अगर मान लो मैं भी इंप्लॉय होता, मैं किसको काम देता? मैं तो खुद किसी के पास लगा होता। समझ रहे हो ना? तो ये पर्सपेक्टिव चेंज, यही होते हैं मैक्रो लेवल पे फर्क देखने वाले, कि सर अगर हर बंदा इंप्लॉय बनेगा तो एम्प्लॉयर कौन बनेगा? गवर्नमेंट अब इसी काम पे लगी हुई है कि एम्प्लॉयशिप, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर बढ़ाओ। लोगों को बोलो अपने अपने काम करें, अपने अपने वेंचर शुरू करें, नई नई इंडस्ट्री लगाएं। लोन चाहिए, हम दिलवाएंगे। बैंक वाले तो वैसे ही आगे पीछे फिरते हैं। सरकारी स्कीमें बना दो कि किसी को अगर बिजनेस सेटअप करने के लिए 4-5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए चाहिए, हम आधार कार्ड बेस्ड पे रजिस्ट्रेशन करके देंगे। मुद्रा लोन, अलग अलग एमएसएमई लोन गवर्नमेंट दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद कह रही है हमसे नहीं इंडस्ट्रीज वगैरह लग पाएंगी। गवर्नमेंट तो अपना सारा काम क्या करती जा रही है? आउटसोर्स करती जा रही है। किसको? प्राइवेट वालों को। तेरे कुछ सिलेक्टेड सिलेक्टेड काम को छोड़कर, जिसमें मतलब गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, बाकी सारा काम किसने टेकअप कर लिया? प्राइवेटाइजेशन। अब जो तुम ये आधार कार्ड वगैरह जो बनवाते करते हैं, ये तो आप खुद प्राइवेट कंपनी, ये तो खुद नेक्स्ट आगे आप आगे ठेका दे रखा है किसी को। गवर्नमेंट थोड़ी कर रही है। यूआईडीआई ये अलग डिपार्टमेंट है, ये कर रहे हैं सारा मेंटेन, जो भी कर रहे हैं। दैट इज द थिंग, कि समझो ना प्रॉब्लम्स चल कहाँ रही है, किस लेवल पे प्रॉब्लम चल रही है। आप उम्मीदें क्या लगा के बैठे हैं कि सरकार पता नहीं हमारे लिए क्या कर देगी? कुछ नहीं कर पाएगी। इतनी आबादी है सर, इतनी पॉपुलेशन है, पर्टिकुलरली 1.5 बिलियन, दैट इज 150 करोड़ के आसपास। चाइना कहीं लार्जेस्ट में आया करता था, नंबर 1 पे आया करता था, अब इंडिया हो जो पॉपुलेशन वाइज। एंड अपने सारे प्रॉब्लम्स की जड़ एक ही है, पॉपुलेशन। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन किसी कंट्री में लगा ले, किसी कंट्री में, एंड यू आर कंपेयरिंग इंडिया विद यूएसए, यू आर कंपेयरिंग इंडिया विद कनाडा, कंपेयरिंग इंडिया विद अदर कंट्रीज। पहले पॉपुलेशन और एरिया मैच तो कर ले। उनके पास एरिया कितना? कनाडा के पास इंडिया के 7 गुना जमीन है। कितना एरिया? 7 गुना। वो तो लोगों को अलाउ कर रहे हैं आजू बाजू। अब वहां पे भी बुरे हाल हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हुई पड़ी है। क्यों? यहां से लोग भर भर के ज्यादा चले गए। अब अल्टीमेटली वहां पे किसी को काम ही नहीं मिल रहा, बड़ी मुश्किल से, बहुत पीछे दिक्कतें आई हैं, बहुत बच्चों को दिक्कत आई है। समझे ना? कईयों को तो चलो वापस ही आना पड़ा कि छोड़ो परे जी, वहां कुछ नहीं पड़ा। और अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें, पॉपुलेशन वाइज इंडिया का, अच्छा एरिया वाइज कितना बोला मैंने? 7 टाइम्स। पॉपुलेशन वाइज अपने पंजाब की पॉपुलेशन उधर पूरे कनाडा की, इतनी सी पॉपुलेशन। तो नेचुरली यार लिविंग स्टाइल क्यों नहीं बढ़िया होगा? खुद भी दिमाग लगाओ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्यों नहीं अच्छा होगा? एजुकेशन, कहते जी वहां ना सर एक बार सिटीजन बन जाओ, सरकार आपके खाते में पैसे डालती है। आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगी, आपको नेचुरली कोई ये एजुकेशन फ्री आपके बच्चों की, ये सब भी मिलेगा। फिर मिलेगा क्यों नहीं? पहली बात, वहां पे जितने काम चल रहे हैं सब 1 नंबर। और ये इंडिया में सिस्टम है 1 नंबर 2 नंबर। ये जो कच्चे पक्के का सिस्टम बोलते हैं ना, ये इंडिया में वो सबसे ज्यादा है, पर्टिकुलरली बाहर है ही नहीं। लोग खुश होकर टैक्स पे करते हैं, जबकि इंडिया से ज्यादा टैक्स रेट है। कईयों के तो 40-40% है, बट फिर भी वो खुश होके दे रहे हैं, ले ले भाई ले ले। बस ये बता दे हमारे उड़ाने के लिए कितने बचेंगे, वीकेंड पे उड़ा देंगे हम तो। कोई सेविंग नहीं, कोई कुछ नहीं। करनी किसके लिए सेविंग? और अपने वाले पेरेंट्स पता नहीं किसके लिए इकट्ठा करी जा रहे हैं, आने वाली 7 पुश्तों के लिए भी इकट्ठा करके जा रहे हैं। इतना भार क्यों ले रखा भाई? किस बात के लिए? आप अपनी लाइफ, वो अपनी लाइफ जीते हैं, जो आपने अगर देखा होगा फॉरेन लाइफस्टाइल में, आप कमा कमा के थक जाते हैं, मर जाते हैं, कोई जिंदगी नहीं जीते। वो लोग पूरी ऐश करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है नेक्स्ट आगे, मान लो पेरेंट्स से या बच्चों से जो भी है, हर बंदा अपनी अपनी लाइफ जी रहा है।
और दूसरी बात, गवर्नमेंट है तो है, कल को कुछ अगर दिक्कत आ भी गई, सारा मेडिकल का खर्चा कौन देगी? गवर्नमेंट। इसीलिए वो टैक्स वहां पे इजीली पे करते हैं, पर वो मैनेजेबल है क्योंकि वहां पॉपुलेशन कम है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ क्या बनती है सर? पॉपुलेशन। तुम्हारे यहाँ तो पार्किंग तक की फीस लगा दी हर सेक्टर में, ले आओ 10 रुपए। चंडीगढ़ जाओ तो 14 रुपए। बता, पब्लिक प्लेस पे भी पार्किंग करने के लिए क्या दे रहे हैं? फीस पे आउट कर रहे हैं। करनी पड़ेगी, गाड़ियां इतनी हैं। तो चीजें बहुत हैं सुनने वाली है। मैं तो कह रहा हूँ कि रोकना पड़ेगा कि अभी सर पहले बात कॉन्सेप्ट की कर लेते हैं। मैक्रो लेवल पे जब चीजों की डिस्कशन की बात आती है ना, बहुत थिंग्स हैं। आप एक पॉइंट रखो, अपन लाइव प्रैक्टिकल चीजों पे आएंगे कि सर व्हाट गोइंग ऑन, एक्चुअली चल क्या रहा है और ऐसा क्यों वो कर रहे हैं, कारण क्या है, ये चीज। तभी तो इंटरेस्टिंग बन जाती है इकोनॉमिक्स अपनी +2 लेवल पे, कि माइक्रो से तो कहीं बाहर है सर। यहाँ पे कोई डायग्राम वाला काम नहीं है। आज तो कुछ होगा, यहाँ डायग्राम वाला कोई काम नहीं है। जस्ट एक चैप्टर है लास्ट में जाकर, ASAD वाला, उसमें वो भी बड़ी सिंपल सी डायग्राम, वो भी डायग्राम ही नहीं है। जितनी कर्व्स जितना कुछ हमने किसमें करा, +1 लेवल पे करा, और जितने न्यूमेरिकल तेरे स्टैटिस्टिक्स वाले वहां करे, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ उल्टा इंटरेस्टिंग बातें, समझने वाली बातें, सुनने वाली बातें कि सर यहाँ पे गोइंग ऑन गया। आइए नेक्स्ट आगे, अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ हाउ द लेवल्स ऑफ हाउ द लेवल ऑफ income and employment income and employment is determined income and employment is determined and how unemployment can be removed। अच्छा, एक सिंपल सी बात बताओ, इन्होंने तो वर्ड लिख दिया, इनका कहना अलग चीज है। क्या कभी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकती है? कभी नहीं। झूठ बोलते हैं जो कहते होंगे सर फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, हो ही नहीं सकती। कितनी कोशिश कर लो सर, कितनी कोशिश कर लो, फुल एम्प्लॉयमेंट करना पॉसिबल ही नहीं है। कोई ना कोई फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, किसी ना किसी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट ऑलवेज क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन, क्या फुल एम्प्लॉयमेंट हो सकती है कभी? या क्या कभी इकोनॉमी में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट? नहीं सर, ऑलवेज अनएम्प्लॉयमेंट होगी, कहीं ना कहीं तो प्रिवेल करेगी। इसी बात पे भी लड़ाई थी क्लासिकल्स की और केन्जियन की, इसी बात पे। क्लासिकल्स का मानना, सर जितने रिसोर्सेस सारे फुली एम्प्लॉयड, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास पड़े हैं सारे के सारे फुली एम्प्लॉयड है। देयर इज नो रिसोर्सेज लेफ्ट आउट। मतलब ऑलरेडी ऑलरेडी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे क्या कर रही है? काम कर रही है। अब सर इतने बड़े बड़े बिलीफ्स आप लोगों ने वहां पे लेके रख लिए, और वो भी ऑलरेडी। मैं एक बात बताओ, कौन सी मतलब ऐसी इकोनॉमी होगी अगर तुम बात करो वहां पे कि जहां पे रिसोर्सेज ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड है, 100% एम्प्लॉयड है, देयर इज नथिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर। अब मैं कह दूं, मैं तो जी फुली ऑक्यूपाइड हूं, मैं तो फुली एम्प्लॉयड हूं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। आप फिर भी हो नहीं सर, देखो कहीं ना कहीं तो थोड़ा होगा। ऐसा क्या है जी, फुली एम्प्लॉयड फुली पैक्ड? कहता जी ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की कोई ना कोई कैपेसिटी तो बची होती है। देयर इज समथिंग, कुछ ना कुछ तो होगा कि जिसमें तुम अपना लगाकर प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। बट ये इतनी बड़ी बातें ना बोलो जो तुम कह रहे हो कि ऑलरेडी 100% पे काम कर रहे हैं। अगर इतने इतने बड़े बड़े बिलीफ चलने लग गए, फिर तेरी इकोनॉमी डाउन क्यों गई, डिप्रेशन में क्यों गई? तो आएगा प्रॉपर क्वेश्चन, इसके बाद करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन टू स्कूल ऑफ थॉट्स। ये क्लासिकल्स का कहना और केन्जियन का कहना, ये दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं भाई? इनका क्या मैटर क्या है? वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, इनके आपस में डिस्टिंक्शन पड़ेंगे। लिखिए, अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिमूव्ड, फुल स्टॉप, इन रियल टर्म्स, इन रियल टर्म्स, कॉमा, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन रियल टर्म्स, कॉमा, मैक्रो इकोनॉमिक्स
deals with macroeconomics deals with the economy in its totality. जैसे वर्ड बोलते हैं एंटायरिटी, entirety stands for complete, economy as a whole, 100%, clear, in its totality, full stop. it helps to it helps to solve central problems it helps to solve the central problems of full employment of resources full employment of resources in an economy. अब देख, क्या मैं अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम से डेविएट करा? माइक्रो लेवल पे भी तुम्हारी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या थी? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहां भी बात क्या चल रही है? एलोकेशन के साथ। और हमने ये पहले भी +1 में एक वर्ड यूज किया था, नॉट ओनली एलोकेशन, द एलोकेशन मस्ट बी ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड। ऑप्टिमली मतलब 100% टू इट्स मैक्सिमम, कि देयर विल बी नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। मेरा पॉइंट आज भी वही है, हमने आज भी वही अचीव करना है क्या? कि रिसोर्सेज की क्या होनी चाहिए सर? फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, कि नथिंग, कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। क्या फायदा सर? अंडर यूटिलाइजेशन, द वर्ड इज अंडर यूटिलाइजेशन। अंडर यूटिलाइजेशन नहीं, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होनी चाहिए टू इट्स 100%। फिर तो यू आर अचीविंग समथिंग नहीं, अदरवाइज इस इकोनॉमी को तो फिर कोई नहीं बचा सकता जहां पे रिसोर्सेज की वेस्टेज होती है। तो मैं तो माइक्रो लेवल पे भी फिर वही बात बोल रहा हूँ, माइक्रो लेवल पे भी वही बातों से डील कर रहा था, यहां भी कर रहा हूँ, बट यहाँ विजन का फर्क है। वहां पर सोच ही बड़ी छोटी लेके बैठे थे, यहां बात किसकी चल रही है? पूरे इंडिया लेवल की, नेशन लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की, यहां बातें वो चल रही। क्लियर? नेक्स्ट इज, आगे लिखिए। और यहां पे ना मैं कुछ टॉपिक्स डायरेक्टली क्वेश्चन पॉइंट से लिखवाऊंगा, कि मैं पैराग्राफ वाइज नहीं दे रहा, डायरेक्टली हॉट्स बीच में। क्लियर? लाइक मेरे दो क्वेश्चन है, व्हाट इज स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैं इसको क्वेश्चन की फॉर्म दे रहा हूं, कि सो दैट कि तुम्हारे लिए डायरेक्टली अगर क्वेश्चन मिला भी, ऐसा नहीं पहले स्कोप लिखें फिर क्वेश्चन अलग से लिखें, जब आना ही 2 नंबर में, या मे भी पता नहीं आना भी है नहीं आना है, डायरेक्टली जस्ट सिंगल क्वेश्चन जो दोनों पर्पस पूरे करेगा। एक क्वेश्चन मेरा कल से चल रहा है आपसे, सेविंग इज अ वर्चू और अ वाइस। वर्चू, जैसे कहते हैं वर्चू, दैट मीन्स वरदान, वाइस श्राप, की बुरी चीज, गलत चीज, इसको वर्ड बोलते हैं। व्हाट इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स? आई थिंक जो +1 लेवल भी हल्का सा हमने डिस्कस करा हो, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, जिसको एक सिंपल वर्ड्स में अगर समझा जाए, व्हाट इज लॉजिकल एट द माइक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट द मैक्रो लेवल। जिस चीज को तुम लॉजिकल समझते हो किस पे? माइक्रो लेवल पे। एग्जाम्पल सेविंग्स। अब आप कहते हो सेविंग्स करना गुड थिंग, हाँ है, बट कहां पे? माइक्रो लेवल पे। बट यही सेविंग करना एक गलत चीज हो जाती है, बुरी चीज हो जाती है, कहां पे? मैक्रो लेवल। सो दिस थिंग किस व्यू पॉइंट का फर्क है। अगर तो माइन्यूट लेवल पे देख रहे हो, इट इज अ गुड थिंग, अगर मेजर लेवल पे देख रहे हो, इट्स अ बैड थिंग। दिस इज कॉल्ड एज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। एक लिखिए यहाँ पे, डायरेक्टली बीच में क्वेश्चन ही इंसर्ट करवा रहा हूं, क्योंकि इसके बाद दो क्वेश्चंस करने के बाद मैं जस्ट एक डिफरेंस दूंगा। चैप्टर 1 आपका द मेन, जिसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन मैक्रो की है, वो पार्ट खत्म। अगली बात करेंगे टू स्कूल ऑफ थॉट्स, क्लासिकल स्कूल एंड द केन्जियन स्कूल, मेन चीजों पे बात चलेगी। क्लियर? लिखिए जी, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन लिखिए सीधा। व्हाट इज व्हाट इज क्वेश्चन की फॉर्म में दे रहा हूं, और अपनी यही चीज है सर, यही चीज है, मुझे जो चीज जहां से बेस्ट लगेगी, जो अच्छी लगेगी, जो तुम्हारा पर्पस पूरा करती होगी, एडवांस में पहले से वो चीज आपको मिल जाएगी। और इट डजंट मीन कि लास्ट में जाके थॉट्स नहीं करेंगे, वो अलग है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है जो फिक्स्ड है। तो लिखिए, व्हाट इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। लिखिए आंसर, when when a particular situation when
a particular situation is logical at the micro level, at the micro level, but becomes illogical at the macro level, at the macro level, comma, it is known as, it is known as micro macro paradox. For example, savings is a virtue. Savings is a virtue at the micro level, but if, but if, यहाँ पे वर्ड चेंज कर लेना, but if all the people, all the people in the economy start saving, start saving, it will, कॉमा डाल के, it will lead to, जो आप इंटरकनेक्शन पढ़ रहे थे ना, वही चीज आप लिखने जा रहे हैं, इसको ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, इट विल लीड टू। अब ऐसे था, अगर हर कोई पर्सन सेविंग्स करनी स्टार्ट कर देगा, खर्च नहीं करेगा, खर्च ना करने से डिमांड क्या हो जाएगी? कम। दैट इज कॉल्ड एज नंबर वन, फॉल इन डिमांड। अच्छा, अगर फॉल इन डिमांड होगी, अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं है, क्या कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा? इससे क्या होगा? फॉल इन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी, नई नई फैक्ट्रीज ही नहीं लगेंगी, तो फॉल इन प्रोडक्शन। और अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगी, तो प्रोडक्शन ना होने से क्या होगा? फॉल इन एम्प्लॉयमेंट। लोगों को काम पे रखेगा कौन? सिंपल सी बात। अब मैं कह रहा हूं मेरे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो बना के मैं क्या करूंगा? अच्छा, दूसरी बात, मैंने कौन सा खुद बनाने थे? किसने बनाने हैं? लेबर ने। जब मेरा काम ही नहीं चलेगा, लेबर को क्यों भी रखूंगा? इससे क्या होगा? फॉल इन एम्प्लॉयमेंट। और सर, अगर फॉल इन एम्प्लॉयमेंट होगा, तो लास्ट फाइनली क्या होगा? फॉल इन इनकम, कि लोगों की इनकम ही नहीं रहेगी। देयर बाय, इसी के साथ लाइन ऐसे, देयर बाय डिक्रीजिंग, देयर बाय डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ये आ गया तुम्हारा पॉइंट, कि अगर इनकम नहीं होगी तो फॉल इन जीडीपी, देयर बाय डिक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। और अगर कंट्री की ग्रोथ नहीं राइज करेगी, तो नेचुरली वो कौन से स्टेट में जाएगी? डिप्रेशन। जब कंट्री जीडीपी जनरेट करना छोड़ देगी, तो नेचुरली वो धीरे 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 डाउनफॉल इतना हो जाएगी, और डिप्रेशन की स्टेज में जाएगी। दैट इज वाई, जिस चीज को तुम अच्छा कह रहे थे किस लेवल पे? माइक्रो लेवल पे, वही चीज बुरी बन गई किस पे? मैक्रो लेवल पे। तो इसीलिए तुम कभी सोचना, मैक्रो लेवल पे लोग पता क्या कहेंगे? मैक्सिमम खर्च करा करो, मैक्सिमम। जितना खर्च करोगे उतना नेक्स्ट आगे लोगों की इनकम बनेगी, उतना नेक्स्ट आगे वो आगे स्पेंड करेंगे, उनका नेक्स्ट आगे सर्कल क्या होगा? कॉन्टिन्यूसली चलेगा। दैट इज द थिंग। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू। ये हो गया सबका यहां तक पहले? इसमें किसी का वो डाउट? चले आगे, चलिए एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लास्ट यही करेंगे जी, आज का कंटेंट पूरा हो जाएगा हमारा। राइट अ नोट ऑन, क्योंकि ये ना वो बातें हैं जो अपन आज और कल के लेक्चर में ऑलरेडी टेकअप कर चुके हैं, तो इट्स बेटर कि इसको अपन लिखकर खत्म करें, ताकि कल वाले सेशन में, नए वाले सेशन में अपन नई बात से शुरू करें, द क्लासिकल्स एंड द केन्सियन स्कूल, जिसकी आज हमने थोड़ी सी बात बीच में करी। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इम्पोर्टेंस
इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखिए जी आंसर। इसको पॉइंट वाइज बना लो। नंबर 1 पॉइंट, इट प्रोवाइड्स it provides measures to understand the calculation of national income, of the country, full stop. It helps us to understand if there was yeah there were if there were leakages and injections to the circular flow of income। ये आपका ना डबल साइड काम करेगा क्वेश्चन। मतलब अगर तुमसे स्कोप पूछा जाए, स्कोप में भी यही है। इसको थियोरी ऑफ क्या बोल देंगे, नेशनल इनकम। बस आगे वर्ड थियोरीज अटैच कर दो, अंदर का कंटेंट यही है सारा। कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डील करते हैं, स्कोप मींस रेंज, रीच, डील करना। कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किन में डील करती है, नेशनल इनकम। एंड उसी से हमें नॉलेज किस चीज की मिलती है, क्या ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंटिन्यू उसी में चलेगा, इसमें इंजेक्शंस कितने हो रहे हैं, इसमें से लीकेजेस कितनी हो रही हैं, ये सारी चीजें आपको कौन गाइड करेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। नंबर 2 पॉइंट, it facilitates it facilitates international comparisons by providing information about aggregate demand and supply। सर +1 लेवल पे हमने जो इकोनॉमिक वेरिएबल यूज करे हैं वो थे डिमांड एंड सप्लाई। बट यहाँ पे वही इकोनॉमिक वेरिएबल्स मैक्रो लेवल पे क्या बन जाएंगे, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। तुमने अब तक जो डिमांड सप्लाई फाइंड आउट करी वो एक सिंगल कंज्यूमर, एक सिंगल प्रोड्यूसर की थी। अब किसकी फाइंड आउट कर रहे हैं आप, पूरे इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी की। क्लियर, डिमांड एंड सप्लाई कॉमा सरप्लस एंड डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स से आप अपना इंटरनेशनल कंपैरिजन भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल कंपैरिजन लाइक एडीएस, कि अपने यहाँ पे एडीएस क्या लेवल क्या है, फॉरेन में क्या है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेक्स का कितना कस्टडी का रिजर्व किसके पास है। सर ये सारी चीजें आपको मैक्रो लेवल पे कंपैरिजन प्रोवाइड करेंगी। और मेन नंबर 3 पॉइंट, फॉर्मुलेशन फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब आपको ना फील हो रहा होगा, पर्टिकुलरली आप कल वाले सिलेबस का नाम ही लिख रहे हैं कि मोस्टली सारे वही पॉइंट्स, मैं तो पहले कह रहा हूँ इंपॉर्टेंस करना, स्कोप करना, जो कल अपन ने सिलेबस का नाम लिखा वही सारे वर्ड्स। गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेक्स, एएसएडी, वो तेरे पर्टिकुलर जितने 12 चैप्टर है ना, वो 12 चैप्टर ही तेरा ये इंपॉर्टेंस। हर जगह तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में यही तो काम करना है। पढ़िए, फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट कॉमा पॉलिसीज रिगार्डिंग पॉलिसीज रिगार्डिंग कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, control of inflation and deflation becomes easier. Number 4,
Number 4, last, it helps to coordinate. It helps to coordinate various policies and measures at macro level, at macro level to solve economic problems like poverty, unemployment, poverty, unemployment, comma, inflationary or deflationary गैप। अभी ये लास्ट वाले वर्ड आपके लिए काफी नए हैं। ये सब कुछ आपको चैप्टर नंबर 8, 9 के अंदर पढ़ने को मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशनरी गैप, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्लेशनरी गैप। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ आपको सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्यूशन लेने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद आपको लेनी पड़ेगी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इन सारी चीजों से क्या करेगा, डील करेगा। क्लियर? इवन इसमें आप मनी के पॉइंट से, बैंकिंग के पॉइंट से पॉइंट बना लो तो भी चलेगा, बट सफिशिएंट है सर, 2-3 नंबर में काफी है। इज दैट क्लियर? सो आज के लिए जस्ट इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें मैं सीधी बात किसके ऊपर करूंगा, क्लासिकल स्कूल एंड केंजियन स्कूल, जिसकी हल्की सी इंट्रोडक्शन मैंने आज दी थी। कल प्रॉपर राइटिंग में द टू स्कूल ऑफ थॉट्स। कोशिश है नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 आपका पैकअप हो जाएगा बड़े आराम से। एंड करेंगे भी, होगा नहीं, करेंगे भी चैप्टर 1, क्योंकि इतनी वेटेज में नहीं है, इतने लेक्चर हम ज्यादा उस पर नहीं लगा सकते। दैट इज मोर देन इनफ। बेस बना। लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में द टू स्कूल ऑफ थॉट्स के ऊपर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। चलिए, ओके जी, थैंक्स अ लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट।